स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 के दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की क्या विशेषताएं होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म है क्या। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर दुनिया के किसी भी देश में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिस में लाया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है। अगर उसमें कुछ विशेषताएं नहीं होगी तो फिर उसे कोई फॉलो नहीं करेंगे। अगर दुनिया के अलग अलग देशों के अलावा हमारे देश में भी, हिंदुस्तान में भी फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, आपको पता है। तो फेडरल सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स। मैंने आपको पहले ही कहा, जिन भी देशों में फेडरल सिस्टम होगा, दुनिया के किसी भी देश में जहां पर फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, वहां पर गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स होंगे, 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, लेवल्स होंगे। इन द सेम वे हमारे देश में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है और हमारे देश में गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट। दूसरा मैंने लिखा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट को कई लेवल पे बांटा जाता है, जैसा कि हमारे देश में बांटा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लेकिन ये सारे गवर्नमेंट जो है एक ही आदमी पर शासन करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग बिहारी हैं और हमारे ऊपर शासन कौन कौन करता है। अगर मान लो हम किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं, किसी नगर परिषद में रहते हैं, आपके ऊपर शासन आपका वार्ड कमिश्नर करता है। अगर आप पंचायत में रहते हैं तो आपका मुखिया करता है। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हमारे ऊपर जो बिहार की गवर्नमेंट है वो शासन करती है और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी शासन करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बिहार में हैं इसका मतलब इंडिया में है, अगर इंडिया में है इसका मतलब इंडिया के किसी न किसी स्टेट में है जिसको पावर को
जो हमारा फंडामेंटल प्रोविजंस है, जो हमारे इंपॉर्टेंट अधिकार है, राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले फैसला नहीं कर सकती है। अगर उन चीजों को कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें अगर बदलाव की जरूरत है, उस चीज के लिए कोई एक गवर्नमेंट जो है अगर चाह करके भी उसको बदलाव नहीं कर सकती, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर उसमें बदलना है, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के बीच सहमति होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों ही गवर्नमेंट का रजामंदी नहीं होगा, जब तक दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, तब तक हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ताकि कोई भी सरकार अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सके। और आपको पता है कि जहां पर भी फेडरल सिस्टम होता है, वहां पर गवर्नमेंट के पावर को शेयर कर दिया जाता है, और पावर का सही इस्तेमाल जो है उस वक्त हो सकता है जब आपको पता हो कि आप अपने पावर का इस्तेमाल किन क्षेत्रों में, कहां पर, कैसे सिचुएशन में कर सकते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिख दिया गया है कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से परिवर्तित नहीं कर सकता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टूडेंट्स, आपको पता है सारी चीजें एक तरफ, फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक बातें होती है, जो हमारा रुपये पैसे का मामला है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको पता है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उस समय ही अच्छे से काम कर पाएगी जब उसके पास रुपया होगा, जब उसके पास पैसा होगा। आपको पता है गवर्नमेंट के पास रुपया कहां से आता है? गवर्नमेंट का जो आय का स्रोत है वो रेवेन्यू है, टैक्स है। और अगर इन चीजों को क्लियर नहीं किया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दिया गया है और गारंटी दे दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू के रुपया कैसे आएंगे, कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत है, कौन सा रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, कौन सा रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, कितना रुपया स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, कितना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इन सारे चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दिया गया है, ताकि दोनों ही गवर्नमेंट जो है अपने अपने रुपया का, अपने अपने अधिकार का स्वयं से इस्तेमाल कर सके। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्वयं के ऊपर निर्भर रहकर अपनी मर्जी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर विशेस उसका वो इस्तेमाल कर सके। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दिया गया है कि किस क्षेत्र का रुपया कहां पर जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब हमारे देश में गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है, या जिन भी देशों में फेडरल सिस्टम है वहां पर पावर को शेयर किया जाता है, वहां पर हर चीज को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप बेटर बना रहे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल और स्टेट का क्या रिलेशन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के फैसला करते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा फेडरल सिस्टम है, इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमारे इसके प्रमुख क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अंतिम इसका फीचर्स बात करेंगे। फेडरल सिस्टम thus has dual objectives। फेडरल सिस्टम thus has dual objectives। इसके जो है दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, इसे आप ध्यान से समझें, क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म सिस्टम है इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि किसी भी देश के लिए फेडरल सिस्टम में उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसको जानना और समझना
लेकिन इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एक साथ इकट्ठे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे, आई मीन इंडिया के नीचे हैं, सभी लोग इंडिया अपने आप को समझते हैं। इसका प्रमुख वजह है पावर का शेयर होना, क्योंकि जब पावर को शेयर किया गया है, सभी स्टेट को यह महसूस होता है कि हम लोग भले ही डाइवर्स हैं, हमें जरूर जो है भिन्नताएं हैं, लेकिन हम लोग इंडियन हैं और हमारी संविधान जो हमें वैल्यू देती है, हमारा संविधान जो हमें अधिकार देती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उस पावर का हम लोग फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इसके जो दो प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम के, इन दो ऑब्जेक्टिव को आप इंडिया के बारे में समझ करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद पावर को शेयर जिस तरह से किया गया है, इसके बावजूद हम लोग क्या है, यूनाइटेड है। इसका प्रमुख वजह है फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बात की। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए राइट द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, आप बहुत आसानी से हूबहू जो मैंने आपको ये फीचर्स बताए हैं, अगर आप उसे लिख देंगे 100% नंबर आपको आने की मैं गारंटी दे सकता हूं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को अच्छे से नोटबुक में लिख लें और इसे याद कर लें, क्योंकि ये जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जामिनेशन में इस सवाल को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत एक फेडरल कंट्री है, कैसे भारत में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, इन तमाम चीजों के